डेरिवेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, उसको आगे आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। सुनाओ बेटा, हमने निकाला था वर्क डन बाय टू फोर्सेस, याद होगा हमने वर्क डन बाय टू फोर्सेस कैलकुलेट किया था। एक तो हमने जो फर्स्ट इक्वेशन थी दैट इज वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर, और फ्लूइड प्रेशर का जो वर्क डन हमने कैलकुलेट किया था दैट इज दिस वन, डेल्टा एम बाय रो इंटू P1 माइनस P2। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में हमने वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकाला था यूजिंग द कॉन्सेप्ट दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट किया था। वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो हमारे पास आया था बच्चे, दैट इज दिस वन, डेल्टा एम जी H1 माइनस H2। याद है ना सबको? यही दो इक्वेशंस थी फाइनल हमारी अभी तक जो हमने किया था, चेक करो एक बार। यस यस सर। ओके, अब बेटा इसके बाद अब यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं। दो इक्वेशंस हम लोग लास्ट टाइम डिराइव कर चुके हैं। नाउ वी आर यूजिंग अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। टर्म वन के सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, work done by all the forces, according to work energy theorem, work done by all the forces, work done by all the forces is equal to change in kinetic energy. Work done by all the forces is equal to change in kinetic energy. याद है ना? यही होती है वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चों। नाउ हमारे पास ये रहे दो वर्क डन। सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस यानी वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर प्लस वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। नाउ बेटा वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर कैलकुलेट कर रखा है, इट इज डेल्टा एम बाय रो इंटू P1 माइनस P2 प्लस work done by force of gravity, second equation, it is delta m into g into H1 minus H2 is equal to change in kinetic energy final minus initial, it is half mv square, that is delta m फाइनल वाली शायद v2 स्क्वायर है और माइनस हाफ mv स्क्वायर में इनिशियल जो थी वो v1 थी, हाफ m v1 स्क्वायर। यहां तक देखो बच्चों, कोई डाउट है? से यस और नो? स्टूडेंट्स एनी डाउट? रिस्पॉन्स करो तभी तो मैं आगे चलूंगा। नो सर। ओके नाउ ठीक है, डेल्टा एम डेल्टा एम डेल्टा एम एंड डेल्टा एम सब में आ रहा है, ये तो कट जाएगा। ये डेल्टा एम यहां से कटा, ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, ये कॉमन आके सब में से कट जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा P1 बाय रो। अब सेपरेट कर रहा हूं, यहां बचेगा P1 बाय रो माइनस P2 बाय रो माइनस P2 बाय रो प्लस G इंटू H1 प्लस G इंटू H1 माइनस G इंटू H2, ओपन कर रहा हूं मैं ब्रैकेट्स को, इज इक्वल टू हाफ हाफ V2 स्क्वायर माइनस हाफ V1 स्क्वायर, ये टर्म बचेगी ना बेटा। जितने भी वन वाली टर्म्स हैं जैसे P1 बाय रो, GH1 और ये वन,
ये एक तरफ करो और 2 वाली टर्म दूसरी तरफ। तो जब हम ऐसा करेंगे उसके बाद यहां लिखेंगे साइड में, नाउ P1 बाय रो यहीं रहने दो, तो ये तो यहीं रह जाएगा P1 बाय रो। फिर ये प्लस GH1 ये भी यहीं रहेगा, प्लस GH1। ये वाली जो टर्म है माइनस हाफ V1 स्क्वायर, ये लेफ्ट में शिफ्ट होगी तो प्लस हाफ V1 स्क्वायर बन जाएगी, प्लस हाफ V1 स्क्वायर। इट इज इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर, ये पहले से राइट में है तो इसको यहीं रहने दो, हाफ V2 स्क्वायर ये ऑलरेडी राइट में है। ये वाली टर्म माइनस P2 बाई रो, इसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस P2 बाई रो बन जाएगी, प्लस P2 बाई रो। और ये माइनस GH2 राइट में शिफ्ट करोगे ये प्लस GH2 बन जाएगा। तो नाउ सी स्टूडेंट्स, क्या ये सेम नहीं आ गया? P1 बाय रो P2 बाय रो प्लस GH1 प्लस GH2 प्लस हाफ V1 स्क्वायर प्लस हाफ V2 स्क्वायर। It means that we can say that the pressure upon density plus GH plus half V square is equal to constant। यही मतलब हुआ ना इसका? Yes or no students? जब हम लोग कहते हैं ना बेटा AB is equal to constant ऐसे बोलते नहीं है, तो हम कहते हैं A1 B1 is equal to A2 B2, ये भी तो वैसा ही है। Yes sir. 1 1 1 ये उसके इक्वल हो गया, तो बेसिकली ये कांस्टेंट हो गया ना। तो यही तो है बर्नौलीज थ्योरम। ये क्या है? ये जो फर्स्ट टर्म है, इट इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। बेटा दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, ये तो यही है। ओके ये हमने कैलकुलेट किया था। इट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। और थर्ड वन क्या है? दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो sum of all these forces is equal to constant, all these energies is equal to constant, and this is the statement of Bernoulli's theorem। और इसकी हमने डेरिवेशन कर ली और ये प्रूफ हो गया। चेक करो किसी को कोई डाउट, एनी डाउट? No sir. ओके तो कर लो इसको नोट फटाफट, नोट इट डाउन। तो काफी इजी है अगर आप इसको समझ लेते हो। हमने दो वर्क डन कैलकुलेट किए, फर्स्ट है वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर, दूसरा है वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फिर हमने वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से उसमें ये वैल्यूज पुट की और आंसर हमें मिल गया। वेट अ मिनट, मैं अभी आता हूँ, नोट कर लो। दस दस अब मैं रब कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है इसकी, इसलिए डेरिवेशन आप लोगों को आनी चाहिए। फाइनल स्टेटमेंट तो याद रखनी है, बट अलॉन्ग विद दैट डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हेडिंग लगा दो, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। वैसे तो बर्नौलीज थ्योरम की काफी सारी एप्लीकेशंस हैं, बट दो एप्लीकेशंस मैं एक्सप्लेन करूंगा जिसके बेसिस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। बाकी थ्योरेटिकल एप्लीकेशंस हैं, मैं भेज दूंगा, जस्ट रीड कर लेना उन्हें। तो हेडिंग लगा दो, एप्लीकेशंस ऑफ
बर्नौलीज थ्योरम, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम को शॉर्ट में मैं बीटी लिखूंगा। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, इसमें हमने दो एप्लीकेशंस पढ़नी है बेटा जो मेन है, बाकी आपने खुद रीड करनी है। एक तो हम लोग पढ़ेंगे वेंचुरी मीटर, और दूसरी एप्लीकेशन हमारी रहेगी स्पीड ऑफ इफ्लक्स। दूसरा जो हमारे पास रहेगा दैट इज स्पीड ऑफ इफ्लक्स। स्पीड ऑफ इफ्लक्स को एक और नाम देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्सेलिस, थ्योरम। ये भी हम लोग करेंगे। और रेस्ट जितनी भी हैं, रेस्ट एप्लीकेशंस डू इट योरसेल्फ। बाकी एप्लीकेशंस आपको खुद कर लेनी है क्योंकि उसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है, थ्योरी सी है, तो बाकी आपने खुद कर लेना है। तो बेटा ये दो एप्लीकेशंस हम लोग करेंगे, दीज टू एप्लीकेशंस आर इंपॉर्टेंट। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन दैट इज वेंचुरी मीटर। अब वेंचुरी मीटर में क्या क्या है आओ देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस लिए यूज किस लिए होता है। नंबर वन, वेंचुरी मीटर नंबर वन, it is used to measure the volume flow rate of fluid. It is used to measure the volume, flow rate. बेटा वॉल्यूम फ्लो रेट मैंने आपको बताया था जब हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की थी ना, उसके लास्ट में मैंने एक नोट पॉइंट लिखवाया था। उस नोट पॉइंट पे मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है। बेटा वॉल्यूम फ्लो रेट कह लो या इसको आप रेट ऑफ फ्लो भी कह सकते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो, अलग अलग नाम होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो, दैट इज, जस्ट अ मिनट, इट इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम फ्लो रेट और रेट ऑफ फ्लो। दैट इज, रेट ऑफ फ्लो का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इट इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। बेटा एरिया इंटू वेलोसिटी, इसको हम लोग वॉल्यूम फ्लो रेट कहते हैं। तो बेसिकली इसलिए यूज होता है वेंचुरी मीटर। इट इज यूज टू मेजर द वॉल्यूम फ्लो रेट और रेट ऑफ फ्लो, दैट इज डीवी बाई dt। दैट मीन्स एरिया इंटू वेलोसिटी मेजर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको ये? यस। नाउ इसमें भी एक्चुअली रेट ऑफ फ्लो तो बाद में होता है। एक्चुअली ये रेट ऑफ फ्लो मेजर नहीं करता, रेट ऑफ फ्लो तो ये इनडायरेक्टली मेजर करता है। मेन चीज क्या है कि इसमें ये जो एरिया है इट कैन बी मेजर्ड फिजिकली। हाँ जी सर, ये जो बाकी एप्लीकेशंस है वो हमें खुद करनी है? हाँ, बाकी जो एप्लीकेशंस हैं मैं भेज दूंगा आपको कि कौन। ओके सर। एप्लीकेशंस का मैं पूरा ये पेज भेज दूंगा। बेटा इसमें जैसे एक आती है लिफ्ट ऑफ एन एयरफॉयल, स्पिनिंग ऑफ बॉल, मैग्नस इफेक्ट है। ये छोटी छोटी एप्लीकेशंस हैं, जस्ट रीड करना है। तो रीड करके आप समझ जाओगे, इतनी आपको नॉलेज हो जाएगी बर्नौलीज थ्योरम की। अब बाकी मेन जो न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, जहां फॉर्मूलेज हैं, वो ये चीजें हैं। फॉर्मूलेज वाले ये दो हैं, इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये आपको मैं डिटेल में करवा रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। Now it is used to measure the volume flow rate or rate of flow, that is area into velocity. तो बेटा यहाँ पर जो A है, this area, cross section area, it is measured physically. इसको तो क्या है, ये तो वैसे ही हम लोग मेजर कर सकते हैं फिजिकली, लेकिन ये it is measured with the help of वेंचुरी मीटर। बेटा स्पीड को निकालते हैं हम लोग वेंचुरी मीटर के, लिख लेना यहाँ पे। इट इज मेजर्ड विद Sir, your voice is cracking. There is some sound coming from the back.
हाँ मुझे पता है, ये कभी कभी हो जाती है प्रॉब्लम, समझ नहीं आ रहा क्यों। ये मुझे भी आती है, तभी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। नाउ सी, ये लास्ट में आपने बेटा खुद ही लिख लेना है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। हम इसको वॉल्यूम फ्लो रेट मेजर करने के लिए यूज करते हैं, बट वॉल्यूम फ्लो रेट ये डायरेक्टली मेजर नहीं करता। एक्चुअली हम लोग मेजर करते हैं स्पीड, v जो है ना, v इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वेंचुरी मीटर। बाकी एरिया तो हम लोग फिजिकली वैसे मेजर कर ही लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग स्पीड मेजर करेंगे और उस स्पीड को जब हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट द वॉल्यूम फ्लो रेट, और यू कैन से दैट रेट ऑफ फ्लो। तो इसलिए यूज होता है वेंचुरी मीटर। इज इट क्लियर? बाकी ये होता कैसे है ये सब अब हम करेंगे ये अभी डिटेल में। यहाँ तक समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट इज, क्लियर है सबको इतना? ये तो बेसिक सी पार्ट है। अब करते हैं वेंचुरी मीटर डिटेल में। ये तो मैंने बता दिया कि मेजर क्या करना है। ये तो सबको याद था ना कि एरिया इनटू वेलोसिटी को वॉल्यूम फ्लो रेट कहते हैं, यानी 1 सेकंड में कितनी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो कर रही है। चलो ठीक है बेटा, वेंचुरी मीटर एक्चुअली है क्या? एक ट्यूब है, यहां पर हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है, पतली सी होती है कैपिलरी ट्यूब। फिर एक कैपिलरी ट्यूब यहां भी लगी हुई है, उसके बाद ये है। तो ये जो हमारे पास है, यहां पर अपना लिक्विड फ्लो कर रहा है, आइडियल लिक्विड है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है सारा, यहां सारा अपना लिक्विड फ्लो कर रहा है इस जगह पे। तो दिस इज फ्लोइंग लिक्विड, आइडियल लिक्विड है, यहां मैं लिख देता हूं दिस इज फ्लोइंग लिक्विड। ये ट्यूब है, इसको बोलते हैं वेंचुरी मीटर ट्यूब। ये इस इसकी हेल्प से हम लोग स्पीड ऑफ लिक्विड निकालेंगे। दिस इज फ्लोइंग फ्लूइड, और ये आइडियल है बेटा, आइडियल फ्लूइड है। अब ऑब्वियसली जब इस फ्लूइड को यहाँ पे, सपोज करो कि इस फ्लूइड को यहाँ पे प्रेशर फील होगा P1। अब ये कैपिलरी ट्यूब क्या चीज है बेटा? जब इस लिक्विड को यहाँ पे प्रेशर फील होगा P1, तो ये कैपिलरी ट्यूब क्या चीज है? यहाँ पर ये लिक्विड फिल हो जाएगा, राइज कर जाएगा यहाँ पे लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में। कैपिलरी ट्यूब में ये ठीक वैसे ही है जैसे थर्मोमीटर के अंदर मरकरी होता है, वैसे ही कैपिलरी ट्यूब है। थर्मोमीटर के अंदर मरकरी होता है, तो जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है, वैसे ही मरकरी जो है थर्मोमीटर में राइज हो जाता है और हमें टेम्परेचर की वैल्यू मिल जाती है। इन द सिमिलर वे, ये जो कैपिलरी ट्यूब्स मैंने यहां बनाई हैं 2 पोजीशंस पे, कैपिलरी ट्यूब क्या करता है? जैसे ही लिक्विड को यहाँ जितना भी प्रेशर फील होगा, उस प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग ये राइज कर जाएगा यहाँ पे लिक्विड, और एक हाइट प्रोवाइड कर देगा, और उस हाइट से हम लोग इसका प्रेशर मेजर कर पाएंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटा? ये ठीक थर्मोमीटर की तरह काम करती है कैपिलरी ट्यूब। जैसे थर्मोमीटर में टेम्परेचर मेजर करने के लिए मरकरी राइज हो जाता है, वैसे ही कैपिलरी ट्यूब में प्रेशर मेजर करने के लिए ये लिक्विड राइज हो जाता है। तो बेटा यहां पर मान लिया हमने प्रेशर P1 है, किस जगह पर? इस जगह पर। यहां पे मैं क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं, इस जगह पर मान लिया कि इस पोर्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है। यहाँ पर प्रेशर है बेटा P1, और इस P1 प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग कैपिलरी ट्यूब में यहाँ लिक्विड राइज कर गया। ऐसे ही यहाँ पर एक हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज कर लेते हैं, मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, और यहाँ पर प्रेशर P2 है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ भी लिक्विड राइज कर गया इस कैपिलरी ट्यूब में। तो जितना प्रेशर है, तो ये है क्या हमारे पास बेटा? ये कैपिलरी ट्यूब है, दीज आर कैपिलरी ट्यूब्स।
कैपिलरी ट्यूब्स जो हैं ये और ये दोनों, इट मेजर्स, करता क्या है ये, इट मेजर्स प्रेशर डिफरेंस, बेसिकली ये प्रेशर डिफरेंस मेजर करेगा, इट मेजर्स प्रेशर डिफरेंस जो अपना कैपिलरी ट्यूब है। ऑब्वियसली हमें पता चल जाएगा कि बेटा इसकी हाइट है, मान लो इसकी जितनी हाइट है और इसकी जितनी हाइट है, इनकी हाइट का डिफरेंस निकाल के हमें प्रेशर का डिफरेंस मिल सकता है। ठीक है बच्चे, तो ये प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए यूज हो रही है कैपिलरी ट्यूब्स जो हमने यहाँ पे लगा रखी हैं। कैपिलरी ट्यूब का पार्ट हमारे सिलेबस में है नहीं इसकी वर्किंग का, लेकिन एक बेसिक सा मैं आपको बता रहा हूँ कि जहां जितना प्रेशर होगा उतने प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें लिक्विड राइज कर जाएगा। तो जैसे यहाँ पर P1 के केस में ज्यादा राइज कर रहा है लिक्विड, मतलब यहाँ प्रेशर ज्यादा है। P2 के केस में लिक्विड कम राइज कर रहा है, इसका मतलब यहाँ प्रेशर कम है। अब यहाँ ज्यादा क्यों है प्रेशर, यहाँ कम क्यों है प्रेशर, ये भी हम समझेंगे थोड़ी देर में। तो बेटा ये है हमारे पास, अब ये लिक्विड क्योंकि ये वाला लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो मान लो यहाँ पर जो लिक्विड है, यहाँ पर जो लिक्विड है बेटा उसकी स्पीड है V1, यहां से जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड है V1, और यहाँ जो लिक्विड है उसकी स्पीड है V2। मैं यहाँ एरो लंबा बनाऊंगा, मैंने यहाँ पे V2 का एरो लंबा बनाया है, कोई बता सकता है क्यों, कोई बता सकता है यहाँ स्पीड ज्यादा है। ऑब्वियसली इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है जहां क्रॉस सेक्शन एरिया कम है वहां स्पीड ज्यादा होगी, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो स्पीड कम होगी, इसलिए इसका एरो छोटा है, इसका एरो बड़ा है। चलो बेटा मान लिया यहाँ स्पीड V1 है, एरिया A1 है, प्रेशर P1 है, और प्रेशर P1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कैपिलरी ट्यूब में हाइट होगी लिक्विड की, एरिया A2, प्रेशर P2, स्पीड V2, अकॉर्डिंगली यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब में हाइट आ गई P2, मतलब प्रेशर की अकॉर्डिंगली यहाँ कुछ हाइट अचीव हो गई। ना बेटा एक हम लोग लेते हैं यहाँ पे ग्राउंडेड, एक लेवल ले लो यहाँ पे ग्राउंड, मतलब रेफरेंस लेवल है ये, रेफरेंस लेवल से इस पॉइंट की हाइट, मतलब यहाँ पर कितनी हाइट है इसके सेंटर से देखेंगे, तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट सपोज कर लो H1, और इसकी हाइट इसके सेंटर से यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट हो गई H2, दिस हाइट इज H1 एंड दिस हाइट इज H2, और ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखते हैं इस वेंचुरी ट्यूब को, तो ऑब्वियसली क्या H1 और H2 इक्वल हैं बच्चे, क्या ये दोनों हाइट इक्वल हैं, देखने से ही समझ आ रहा है, यस सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं तो हाइट तो इक्वल होएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है सबको? यस यस सर। ओके, नाउ एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये वाली जो ट्यूब है जो हॉरिजॉन्टल रखी हुई है इसमें तो लिक्विड फ्लो कर रहा है, जो हॉरिजॉन्टल है इसमें तो लिक्विड फ्लो कर रहा है, लेकिन ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसके अंदर लिक्विड फ्लो थोड़ी कर रहा है। यहाँ पर जितना प्रेशर है एक बार ये लिक्विड राइज हो गया यहाँ पे, वो प्रेशर उतना ही रहेगा वहां पे, तो ये स्टेबल लिक्विड है। यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है वो स्टेबल है, बस लिक्विड जो यहाँ है वो फ्लो कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। इस पॉइंट पर जब कोई पार्टिकल पहुंचेगा उसकी स्पीड V1 है, पीछे से जब पार्टिकल दूसरा यहाँ पहुंचेगा उसकी भी स्पीड V1 ही होगी, तो हर फैक्टर यहाँ सेम रहने वाला है, जिस वजह से ये लिक्विड इसी हाइट पे रहेगा। तो बेसिकली बेटा यहाँ पर तो लिक्विड फ्लो कर रहा है, लेकिन जो कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड है ये स्टैटिक फ्लूइड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे और यहाँ पर जो लिक्विड है कैपिलरी ट्यूब में ये स्टैटिक है, और बाकी जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, मेन जो ट्यूब है, वहां लिक्विड फ्लो कर रहा है अलग अलग स्पीड से। क्लियर है बच्चे, यहां तक कोई डाउट? यस और नो? कुछ पूछना है तो बोलो, वरना रिस्पॉन्स करो कि आ गया समझ। सर आ गया समझ। यस ओके, नाउ यहां से अगर हम लोग हाइट मेजर करें यहां से लेके यहां तक, ये इसकी हाइट है और इस वाले की हाइट बेटा ये चल रही है, तो इनकी हाइट का डिफरेंस आ रहा है मान लो h इज द डिफरेंस ऑफ द हाइट इन द कैपिलरी ट्यूब, डिफरेंस ऑफ हाइट इन द कैपिलरी ट्यूब, डिफरेंस ऑफ हाइट, ये अपने पास है डिफरेंस ऑफ हाइट, तो हाइट्स का डिफरेंस हमने निकाल दिया। नाउ बेटा इसका प्रेशर है P1, मान लिया हमने, इसका प्रेशर है P2, अकॉर्डिंगली जो हाइट का डिफरेंस आ रहा है वो h,
तो क्योंकि ये लिक्विड स्टैटिक है, ये फ्लूइड स्टैटिक है, तो स्टैटिक फ्लूइड में जो चेंज इन प्रेशर निकालते हैं, बेटा यहां से एरो लगा के लिख लेना डायग्राम में ही, स्टैटिक फ्लूइड में जो चेंज इन प्रेशर निकालते हैं उसका एक फॉर्मूला होता है। चेंज इन प्रेशर आएगा P1 माइनस P2 एंड दैट इज इक्वल टू रो जी एच। याद है ना सबको, इसकी डेंसिटी जो है लिक्विड की रो है। याद है ना, स्टैटिक फ्लूइड के लिए अगर आपको प्रेशर चेंज निकालना है, डेल्टा पी निकालना है, तो फॉर्मूला है रो जी एच, जितना हाइट का डिफरेंस है। तो मतलब कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड है वो स्टैटिक फ्लूइड है, और स्टैटिक फ्लूइड है तो इस पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। तो बेटा यहां से हमें पता चल जाएगा कि इसमें और इसमें कितना प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, P1 और P2 में कितना प्रेशर डिफरेंस आ रहा है। तो मैंने लिखा था ना, इट मेजर प्रेशर डिफरेंस जो कैपिलरी ट्यूब है, इसने मेजर कर लिया कि प्रेशर डिफरेंस आएगा रो जी एच। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो सर। अब बेटा यहां पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, फ्लोइंग फ्लूइड में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ स्टैटिक फ्लूइड में एप्लीकेबल है। चलो ठीक है, अब हम लोग लगाएंगे, ये सारी अरेंजमेंट हमने तैयार कर ली, ये है हमारी प्रॉपर वेंचुरी मीटर ट्यूब। अब हम लोग अप्लाई करेंगे बर्नौलीज थ्योरम। नाउ अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बीटी, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, एक तो हमने लिखा था प्रेशर वाली टर्म, P1 प्लस P1 बाई रो लिखते हैं, पर मैं रो एलसीएम लेके शिफ्ट कर दूंगा दूसरी तरफ, प्लस रो जी एच प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू H1 और H2 मैंने बता ही दिए यहाँ पे, इसकी हाइट H1 है, इसकी हाइट H2 है, वैसे इक्वल है दोनों। दूसरी तरफ आएगा P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। नाउ बेटा ये आ गया। अब क्योंकि H1 और H2 इक्वल हैं, तो बेटा ये रो जी H1 और रो जी H2 वाली टर्म कट जाएगी, क्योंकि H1 H2 के इक्वल है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, तो ये रो जी H1 और रो जी H2 ये कट जाएगा। हमारे पास बचेगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये बर्नौलीज थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट। नाउ मेरी बात ध्यान से सुनो, हम देख रहे हैं यहाँ प्रेशर क्यों ज्यादा है, आओ देखते हैं। बेटा V2 ज्यादा है या V1 ज्यादा है? सर V2 V2 ज्यादा है। अगर V2 ज्यादा है तो यहाँ पर ये वाली टर्म ज्यादा बड़ी होगी और ये वाली टर्म छोटी हो गई। अब छोटी टर्म में हमें एक बड़ी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, तभी उसके इक्वल आएगा, मतलब P1 को P2 से बड़ा होना पड़ेगा अगर ये बर्नौलीज थ्योरम की इस इक्वेशन को बैलेंस होना है तो, क्योंकि V1 छोटा है तो प्रेशर को ज्यादा होना पड़ेगा, तो दैट की इनका सम इन दोनों के इक्वल आए। तो ऑब्वियसली P1 इज ग्रेटर देन P2 बिकॉज V1 इज स्मॉलर देन V2। यहां तक समझ आया? इसलिए मैंने कहा कि P1 पर प्रेशर ज्यादा है और P2 पर प्रेशर कम है। ये तो हमने थ्योरेटिकली समझ लिया, अदरवाइज तो ये एक्सपेरिमेंट है, पूरा अपने आप ही समझ आ जाएगा जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। इस वाली कैपिलरी ट्यूब में ज्यादा राइज होगा, इस वाली कैपिलरी ट्यूब में कम राइज होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ प्रेशर ज्यादा है इसलिए ज्यादा हाइट ले गया, यहाँ प्रेशर कम है इसलिए कम हाइट ले गया। बाकी थ्योरेटिकली यहाँ से भी आप चीज समझ सकते हो। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? ठीक है ना बेटा, आगे चलते हैं। तो यहां से मैं निकालूंगा P1 माइनस P2, यहां से आएगा P1 माइनस P2, ये P2 इधर शिफ्ट हो गया, इज इक्वल टू हाफ रो कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये V1 ये वाली टर्म उधर शिफ्ट होएगी, तो यहाँ हमारे पास बचेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये टर्म बचेगी। ना बेटा P1 माइनस P2 हम पहले ही निकाल चुके हैं, इट इज इक्वल टू रो जी एच, तो P1 माइनस P2 को हम लोग रो जी एच लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा रो जी एच इज इक्वल टू हाफ इंटू रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और यहां से रो कट जाएगा और हमारे पास इक्वेशन फाइनली बनने वाली है V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। तो फाइनली इसके अगले स्टेप पे मैं यहां लिख रहा हूं, हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी
V2 square minus V1 square is equal to 2GH. So let's say this is first equation. बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट है? प्लीज आस्क, अगर प्रॉब्लम आ रही है। नहीं आ रही तो फिर नोट कर लो, क्योंकि मैं ये सारा रब करने वाला हूं अब। सबको समझ आ गया यहां तक, फर्स्ट इक्वेशन तक? Yes, students, say yes or no. Is it clear, everyone? Yes, sir. Okay. नोट हो गया सबका? रब कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. नाउ बस ये इक्वेशन ध्यान रखना, फाइनली अपने पास इक्वेशन आ गई है। तो बर्नौलीज थ्योरम से एक इक्वेशन तैयार होगी, हमने अभी ये बर्नौलीज थ्योरम लगाई, वो इक्वेशन तैयार हुई। अब हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, वहां से एक और इक्वेशन तैयार होगी, दो इक्वेशंस बन जाएंगी, उनको सॉल्व करके हमारा आंसर निकल आएगा। बर्नौलीज थ्योरम और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्योंकि अपने पास दो वेरिएबल हैं, एक v1 और v2, तो इक्वेशन भी दो चाहिए। नाउ यूजिंग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यूजिंग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमें पता है a1 इंटू v1 इज इक्वल टू a2 इंटू v2। तो बेटा यहां से जब हम लोग निकालेंगे v2, यहां से जब हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को यूज करके, यूजिंग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमें पता है a1 इंटू v1 इज इक्वल टू a2 इंटू v2। यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे v2 बाय v1, ये आएगा हमारे पास a1 बाय a2। तो दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ अब हम फर्स्ट इक्वेशन में यूज करूंगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, उस वाली इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड से v1 स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। जैसे मैं इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड से v1 स्क्वायर कॉमन लूंगा, यहां बचेगा v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर माइनस 1, और बाकी राइट हैंड साइड एज इट इज 2gh। ना बेटा v1 स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बचेगा। उसके बाद ये v2 अपॉन v1 की जगह सेकेंड इक्वेशन आ रही है a1 अपॉन a2, ये वैल्यूज यहां पुट कर देंगे। वी विल गेट v1 स्क्वायर, यहां आ जाएगा बेटा a2 अपॉन, सॉरी यहां आएगा a1 अपॉन a2, क्योंकि v2 अपॉन v1 a1 बाई a2 है। इट इज a1 बाई a2, a1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई a2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2gh। इसके बाद बचे, यहां से हम v1 स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, v1 स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2gh। v1 स्क्वायर की वैल्यू, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर ही। एलसीएम आएगा a2 स्क्वायर, और ऊपर टर्म बन जाएगी a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। ये मैथमेटिक्स चल रहा है, a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, ये टर्म बन जाएगी इज इक्वल टू 2gh। फिर यहां से v1 स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, a2 स्क्वायर इंटू 2gh डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर नीचे आ जाएगा। शिफ्टिंग चल रही है बस टर्म की। तो यहां से हमें v1 की वैल्यू मिलने वाली है। v1 की वैल्यू स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, a2 स्क्वायर है तो रूट से बाहर, और बाकी सारी टर्म विद इन द रूट। इट इज 2gh डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। तो बेटा ये हमें मिल गई फाइनली स्पीड। देखो सारे स्टेप्स क्लियर हैं सबको? चेक करो एक बार स्टूडेंट्स, ऑल स्टेप्स आर क्लियर? बताओ मेरे मैथ्स वाले बच्चों, सारे स्टेप्स क्लियर हैं? सर फ्रॉम इक्वेशन 1 जो लिखा है आपने, उसके बाद क्या किया है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें से अगर मैं v1 को कॉमन लूं तो बेटा v1 स्क्वायर कॉमन ले लिया,
तो जिसके पास V1 स्क्वायर नहीं है उसके डिवीजन में चला जाता है ना, ये बन जाएगा V2 अपॉन V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाहर जा चुका है, इधर आ गया 1। आप अंदर मल्टीप्लाई करके देखो क्या वही बनेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देखो क्या वो बनेगा। बेटा देखो V1 स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कट जाएगा, बचेगा V2 स्क्वायर। फिर V1 स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही बनेगी ना सेम टर्म। आ रहा है समझ? यस सर। और बाकी तो हमने क्या किया उसके बाद, V2 अपॉन V1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ पुट कर दी। V2 अपॉन V1 है A1 अपॉन A2, तो V2 अपॉन V1 की जगह A1 अपॉन A2 पुट कर दिया, स्क्वायर तो चल ही रहा है इनका। बाकी कुछ नहीं किया, बाकी यहाँ एलसीएम ले लिया A2 स्क्वायर का एलसीएम लेके ये टर्म आ गई, इसको शिफ्ट किया दूसरी तरफ, तो फाइनली V1 के लिए ये इक्वेशन तैयार होगी। नाउ बेटा इसी इक्वेशन में देखो A1 A2 मतलब एरियाज, ये तो फिजिकली मेजर हो जाएंगे। A1 A2 तो एरियाज हैं, ये फिजिकली मेजर हो जाएंगे। H जो है H, ये कैपिलरी ट्यूब में जो हाइट का डिफरेंस है ये वो है H, वो भी हम लोग फिजिकली मेजर कर लेंगे कैपिलरी ट्यूब से जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो ये सारा डाटा A1 A2 और H ये हम मेजर कर लेंगे एक्सपेरिमेंटली, और इससे हमें V1 की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली बेटा जैसे V1 मिल गया ऐसे ही V2 भी निकाल सकते हो। तो बेटा V2 की वैल्यू आएगी, V2 की जगह यहाँ A1 आ जाएगा, बाकी सब वही √2GH डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो ये सिमिलरली करके लिख लेना यहाँ पे, सिमिलरली जैसे हमने एक को डिराइव किया ऐसे दूसरा भी यही निकल के आएगा। V1 की वैल्यू ये और V2 की वैल्यू ये। अब यहाँ पे लास्ट में एक चीज जरूर लिख लेना बेटा, H जो है here H is measured, it is measured physically, it is measured physically with capillary tubes। इन्हें तो हम कैपिलरी ट्यूब से निकाल सकते हैं H की वैल्यू। और A1 और A2 ये जो क्रॉस सेक्शन एरियाज हैं, एरियाज आर गिवन टू अस, क्योंकि ये भी फिजिकली मेजर होते हैं। पता है कि हमें ट्यूब हमने कितनी चौड़ी ली है, जो हम ट्यूब यूज कर रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है वो हमें पता है। विजिबिलिटी पता नहीं आपको आ रही है या नहीं, लाइट चली गई है यहाँ। नाउ बेटा एरियाज आर गिवन टू अस, क्योंकि हमें एरियाज पता है। अब इन दोनों चीजों को knowing these we can calculate V1 and V2। इन फॉर्मूलाज को लगा के हमें V1 और V2 मिल जाएगा बच्चे। और अगर हमें V1 और V2 मिल जाएगा, हेंस जब V1 और V2 मिल जाएगा, हेंस वी कैन गेट रेट ऑफ फ्लो, तो फिर हमें रेट ऑफ फ्लो भी मिल जाएगा। वी कैन गेट रेट ऑफ फ्लो, दैट इज बस एरिया के साथ मल्टीप्लाई तो करना है वेलोसिटी को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? समझ आ गया आपको? yes, बेटा sir. बताओ कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा। बट आपको ये चीज समझ आ रही है? देखो वेंचुरी मीटर में हम लोग स्पीड मेजर करते हैं V1 और V2, हमें ये स्पीड मिल जाएगी तो हम रेट ऑफ फ्लो तो निकाल ही लेंगे। बस उसके लिए क्या करना है, एरिया को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना है। बस स्पीड हम लोग निकाल चुके हैं, उसको एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो रेट ऑफ फ्लो मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो विद द हेल्प ऑफ वेंचुरी मीटर। सबका हो गया? डन? क्लियर है सबको? सारे रिस्पॉन्स करो। क्लियर है? Yes, sir. बेटा इन फॉर्मूलाज के बेसिस पर सिर्फ डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा, बस ये फॉर्मूला चाहिए, इस पे कोई न्यूमेरिकल घूम के नहीं आएगा, सीधा सीधा न्यूमेरिकल। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है V1 V2 का, इन फॉर्मूलाज पे डायरेक्ट सब चीज आपको गिवन होगी। A1 A2 आपको गिवन होगा, H आपको दिया जाएगा, या तो आपको कैपिलरी ट्यूब का डिफरेंस बता देंगे
हाइट्स दे देंगे, आपने डिफरेंस निकाल के h की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, यू विल गेट योर आंसर v1 और v2। ओके स्टूडेंट्स, अभी के लिए आप जाएंगे नहीं, 2 मिनट।